अध्यक्ष आशा जी, जिलाध्यक्ष श्रीमान सुशील जी दीक्षित, नरेंद्र जी प्रधान और यहाँ उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कार्यकर्ता और पत्रकार साथियों, आज जिस विषय को लेकर हम सब के बीच में माननीय मंत्री जी हम सबके बीच में पधारे हैं, आगे के विषय के लिए पत्रकार साथियों से वार्ता करने के लिए मैं आग्रह करूंगा आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से कि वो प्रेस वार्ता के लिए पत्रकार साथियों को संबोधित करें। धन्यवाद साथियों। भारतीय जनता पार्टी सवाई माधोपुर जिला द्वारा आयोजित आज इस पत्रकार वार्ता में मैं अपनी बात कहूं इससे पहले आप सबसे क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूं। कल हम सब ने आपको 7 बजे पत्रकार वार्ता करेंगे ऐसा समय निश्चित किया था, लेकिन कार्यक्रमों में निरंतर विलंब के होने के चलते मुझे ऐसा लगा कि 7:15 बजे कि मैं शायद 1.5-2 घंटे विलंब से पहुंचूंगा। मैंने आप सबसे आग्रह करने का निवेदन अपने पार्टी के यहाँ व्यवस्था कर रहे सभी साथियों से किया था कि आप लोगों को जो इनकन्वीनियंस हुई है, जो असुविधा हुई है, उस असुविधा के लिए क्षमा मांगते हुए कोई बात नहीं, आप कुछ बादल गलत उसके लिए आप सबसे क्षमा मांगते हुए अगर सुविधा हो तो कल सुबह हम बात कर लें, ऐसा आग्रह करने का निवेदन किया। आप लोगों ने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। आपको हुई असुविधा के लिए मैं हृदय पूर्वक क्षमा प्रार्थना करता हूँ। आज इस पत्रकार वार्ता में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी परिवार के मुखिया आदरणीय जिलाध्यक्ष दीक्षित जी, मेरे छोटे भाई पूर्व विधायक आदरणीय भाई जितेंद्र गोठवाल जी, आदरणीय आशा जी, आदरणीय प्रधान साहब, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया का काम देखने वाले बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पत्रकार छायाकार मित्रों, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपने अपना विषय आप सबके सामने रखने और आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का आशीर्वाद प्रदान किया। मित्रों, जिस तरह की परिस्थितियां राजस्थान में 2018 में एक मामूली से अंतर से सत्ता में आने के बाद सत्ता की कुर्सी के बैठने से के पहले ही जिस तरह का विग्रह और आपसी विरोधाभास सत्तारूढ़ पार्टी में देखने को मिला और वहां से जो शुरुआत हुई उसके चलते सरकार और सरकार के मुखिया की प्राथमिकता केवल और केवल कुर्सी बचाना या कुर्सी पर बने रहना थी, लेकिन इसकी का खामियाजा राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों को भुगतना पड़ा। राजस्थान में जिस तरह की बदहाल व्यवस्थाएं हुई है, राजस्थान एक तरफ सरकारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में पिछड़ करके नीचे के से पहले दूसरे तीसरे पायदान पर पहुंचा, वहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज हुआ, राजस्थान देश की रेप कैपिटल बना, देश में भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर पहुंचा, महंगाई में 1 नंबर पर पहुंचा, बेरोजगारी में 1 नंबर पर पहुंचा। राजस्थान में दुर्भाग्य से हजारों किसानों की जमीनें नीलाम हुई, 2000 से ज्यादा किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। राजस्थान में एक के बाद एक 17 पेपर लीक की घटनाएं हुई। हजारों युवकों का जीवन जो है उसके कारण से अंधकार में हो गया और जो व्यवस्था पिछले आजादी के बाद से लेकर के इवॉल्व हुई थी, उस व्यवस्था पर से युवकों का और उनके परिजनों का हमेशा हमेशा के लिए विश्वास समाप्त हो गया।
ये निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और इसके साथ साथ में राजस्थान में जिस तरह से माफिया राज हावी हो और अलग अलग तरह के माफियापन, माइनिंग माफिया, मुझे लगता है कि सवाई माधोपुर और इस पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में मुझे उस पर ज्यादा विस्तार से बोलने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं और अपने अपने प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से उस बात को आप लोगों तक पहुंचाते भी। शराब माफिया, भूमि माफिया, मंदिर की जमीन हड़पने का माफिया, उसके अतिरिक्त बजरी माफिया, और उन सब से आगे बढ़कर डीजल माफिया भी एक नया राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में पैदा हुआ। देश का सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल क्योंकि राजस्थान में बिकता है, इसलिए जहां अंतरराज्यीय सीमा के पास में जितने भी पेट्रोल पंप है वो सब पेट्रोल पंप बंद हो गए और वहां पर इलीगली जाकर के डीजल और पेट्रोल बिकता है अन्य राज्यों से। इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति के बावजूद भी सरकार अपने आप को सफल बताते हुए अपनी हर विफलता से आंख मूंद करके अपनी ही पीठ ठोकती हुई नजर आती है, अपने आप को शाबाशी देकर के सेंस ऑफ सेल्फ कॉम्प्लिसेंसी, आत्ममुग्धता के भाव से ग्रसित दिखाई देती। इतना ही नहीं, राजस्थान के इस दुर्दशा के बावजूद भी सरकार सत्ता में वापस आने के खोखले दावों के साथ साथ में 2030 तक के दिवा स्वप्न देखने को मजबूर हुई। आजकल एक नया शिगुफा चला है कि 2030 का विजन लेकर के हम काम करें। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से 2047 बोलना शुरू किया, उन्होंने उनसे कुछ प्रेरणा ले ली। माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2047 की बात करते हैं तो नीचे धरातल पर पहले उसका फाउंडेशन जो 60 साल में नहीं हो पाया था उसको उन्होंने खड़ा किया और उस फाउंडेशन के आधार पर एक स्पष्ट रोडमैप बना करके 2047 तक का काम किया। मैं तो आपके माध्यम से राजस्थान की जनता के सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं कि 2030 तक की बात करने वाले लोग जो 2018 से 23 तक सत्ता में थे और राजस्थान को इस बुरे हालात में पहुंचा है, क्या राजस्थान की जनता इसी रास्ते पर ले जाकर के राजस्थान को 2030 तक उस दुर्दशा के उच्चतम ऊंचाई तक ले जाने के लिए राजी है? कम से कम ये प्रश्न राजस्थान की जनता को से अशोक गहलोत सरकार को अवश्य करना चाहिए। माननीय मोदी जी ने जहां एक तरफ सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के काम किया और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जिस तरह से उनका हैंडहोल्डिंग किया, उसके चलते हुए आज देश में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले, जबकि वर्तमान सरकार और सरकार की पार्टियों ने तुष्टीकरण के नाम पर बहुसंख्यक समाज को साइकोलॉजिकली डिप्रेस करने, डिमोरलाइज करने के लिए जितने षड्यंत्र किए, चाहे वो करौली का दंगा हो, चाहे वो भीलवाड़ा के दंगे के बाद की कार्रवाई हो, चाहे मेरे शहर जोधपुर के दंगे और उसके बाद की कार्रवाई, गिरफ्तारी, जमानत और मुआवजा ये हो, या उसके बाद में अजमेर में घटना जो कन्हैयालाल टेलर का जिस बर्बरता के साथ में गर्दन काटी गई हो, अलवर में चाहे शिव मंदिर तोड़े गए हो, राम दरबार ढाया गया हो चूरू जिले में, इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां सुनियोजित रूप से खड़ी की गई ताकि बहुसंख्यक हिंदू समाज को डिमोरलाइज किया जा सके, मानसिक रूप से कमजोर किया जा सके और तुष्टीकरण करते हुए अपने वोट बैंक को जो है वो खड़ा किया जा सके। इस अपीजमेंट पॉलिटिक्स को देश से निकालने के लिए हमने कमर कसी। हम संतुष्टिकरण के लिए काम करने वाले जितनी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की, न हमने मजहब पूछा, न हमने धर्म पूछा, न हमने जाति पूछी, न हमने वोटों के अगणित के आकलन के आधार पर उन योजनाओं को धरातल पर इंप्लीमेंट किया। हर घर में शौचालय बनेगा, हमने ये नहीं देखा कि किस घर में शौचालय बन रहा है वो किस वोट प्रतिबद्धता के साथ में या किस आइडियोलॉजी के साथ में काम करने वाला है। हमने गरीब का घर बनाने की बात की होगी, जो गैस का चूल्हा देने की बात की होगी, बैंक का खाता देने की बात की होगी। हमने संपूर्ण संतुष्टिकरण के साथ देश के हर व्यक्ति को जो पात्र है उसे लाभ मिले, इस उद्देश्य और इस मार्ग पर चल करके काम किया। देश का सम्मान सारे विश्व भर में बढ़ा, देश की ताकत बढ़ी। आप सब ने देखा कि 2 दिन पहले जिस तरह से चांद पर हमारा यान उतरा और जिस सक्सेसफुली उतरा, दुनिया में कीर्तिमान बनाने में भारत कामयाब हुआ जब साउथ पोल पर पहला लैंडिंग हुआ। पहले पदचिन्ह भारत के जो है उस पर बने और दुनिया में चौथा यान जो सक्सेसफुली उतरा
उनमें सबसे कम लागत में भारत ने ये सफलता प्राप्त की। 40 साल तक भारत के वैज्ञानिकों ने जो साधना की, पिछली बार असफल होने के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से व्यक्तिगत रूप से एक एक वैज्ञानिक को कंसोल किया और उनको आगे बढ़ने का हौसला दिया, उसका परिणाम है कि आज देश के 140 करोड़ लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते। और अब हम चांद से आगे बढ़ करके आदित्य L1 सूरज के अध्ययन करने के लिए, वीनस का अध्ययन करने के लिए, हम धरती से बाहर निकल करके भारत का सम्मान पूरे सौर ब्रह्मांड में ले जाने की दिशा में आगे बढ़े। और दूसरी तरफ मैं तो कल हंस रहा था अपने एक मित्र के सामने कि ये तो अच्छा है कि इसरो ने इस जो है चंद्रयान की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट कर दिया, वरना मेरे विपक्ष के साथी तो उसके लिए भी सबूत मांगने के लिए तैयार हो जाते, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते। इन सब विषयों के साथ साथ में एक महत्वपूर्ण विषय जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, वो है इस पूर्वी राजस्थान के लिए लाइफलाइन, जिसको मैं कहूंगा ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के मैं बैकग्राउंड में अगर आपको लेकर के जाऊं, तो जब अटल जी की सरकार के समय में देश की नदियों को जोड़ने की संकल्पना की गई थी, उस समय देश भर में जो 31 लिंक डिफाइन किए गए थे, उनमें से एक लिंक मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच में जो है पार्वती, कालीसिंध और चंबल, इन तीनों नदियों को जोड़ने के। और इस पीकेसी लिंक से कुल मिलाकर के ऐसा अनुमान किया गया था प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स में कि 1360 एमसीएम पानी आएगा, जिसमें से 286 राजस्थान को मिलना था। राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने 2004 में, आदरणीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, कि ये राजस्थान के हितों के प्रतिकूल है, इसे सेल्फ करते कि हम इस पर सहमत नहीं। 2004 से 14 तक जिस तरह की सरकार देश में थी, उससे किसी तरह की अपेक्षा नहीं थी। माननीय मोदी जी की सरकार बनने के बाद में वसुंधरा जी की समय में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को कल्पना की गई। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अधीन काम करने वाले एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वैक्टॉस, जो दुनिया भर में इस तरह का काम करने, इस तरह के डिजाइन का बनाने में एक्सपर्टीज रखता है, अपनी पहचान रखता है, उसको ये काम दिया गया। क्योंकि भारत सरकार के तय नियम जो 1960 के दशक से जब भारत में बांध बनना शुरू हुए थे, तब से देश में प्रचलित है कि कोई भी परियोजना जो इंटरस्टेट बहने वाली रिवर्स या उनकी ट्रिब्यूटरी पर बनती है, तो वो 75% डिपेंडेबिलिटी पर ही बनाई जा सकती है कि कम से कम 4 साल में से 3 साल उस नदी में, उस बांध में इतना बने, पूरा भर सके, इतना पानी रहे, इतनी ही बड़े बांध बनाए जा सके। 75% डिपेंडेबिलिटी पर जब डीपीआर बना दी गई, राजस्थान सरकार ने इस आशय के साथ कि राजस्थान को अधिक पानी मिले, पूर्वी राजस्थान के किसानों को भी पानी मिल सके, और भारत सरकार की राष्ट्रीय परियोजना के रूप में दर्जा दिलाने के लिए 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई का नया रकबा सृजित होना, क्योंकि उसके लिए मैंडेटरी होता है। और राजस्थान सरकार अपनी ताकत से 40,000 करोड़ की परियोजना बना पाएगी, इसकी संभावना नहीं दिखाई देती थी। राजस्थान की करदाताओं पर बोझ न पड़े, इसके चलते हुए कि मध्य प्रदेश से हम आग्रह करके उनसे एनओसी लेकर के इसको हम 50% डिपेंडेबिलिटी पर बना पाएंगे, उसका नक्शा 50% पर बनवाएंगे। 2017 में डीपीआर सबमिट हुई। 2017 में ही भारत सरकार को वो डीपीआर असेसमेंट के लिए सेंट्रल वाटर कमीशन को तय प्रक्रिया के अनुरूप भेजी। सेंट्रल वाटर कमीशन ने 1-1.5 महीने के ऑब्जर्वेशन के बाद में मध्य प्रदेश और राजस्थान को साझा किया, और दोनों डीपीआर साझा की, क्योंकि दोनों ही राज्यों के बीच का विषय था। मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें आपत्ति दर्ज की कि ये डीपीआर 75% के बजाय 50% पे बनाई गई है, जो मध्य प्रदेश के हितों के प्रतिकूल है, और डाउनस्ट्रीम में जो मध्य प्रदेश की जितना भी स्कोप है वो सब समाप्त हो जाएगा, उनके बांध सूख जाएंगे, रिवराइन इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, इसलिए इसको 75% पे बनाया। और उसी समय जब भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार की, तभी सेंट्रल वाटर कमीशन ने लिख करके और कि ये परियोजना 75% पे बनाए, इसको भेज दिया। उसके बाद सरकारें बदल गई, चुनाव हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने इस अपेक्षा के साथ में कि कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को चिट्ठी लिखी। मुझे 5 मिनट लगेंगे, पर आप सबों की समझ के लिए, और क्योंकि आप सब लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और आपकी भी जिम्मेदारी उतनी है जितनी हम सब की है, इसलिए मैं आपको ये विस्तार से बता रहा हूं। कमलनाथ जी को एक पत्र लिखा कि इसको 50% डिपेंडेबिलिटी का परमिशन दे दे।
और फरवरी 2019 में पत्र लिखने के 1 महीने बाद और सरकार बनने के 2 महीने बाद कमलनाथ जी ने चिट्ठी लिख करके उस पर स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया कि मध्य प्रदेश के हितों के प्रतिकूल होने के नाते हम किसी भी तरह से इसकी परमिशन आपको 50% पर नहीं देंगे, आप 75% डिपेंडेबिलिटी पे करें। होना तो ये चाहिए था कि गहलोत सरकार तुरंत उसको 75% डिपेंडेबिलिटी की डीपीआर तैयार थी वो सबमिट कर देता, लेकिन दुर्भाग्य से वहां से राजनीति का खेल शुरू। 75% डिपेंडेबिलिटी और 50% डिपेंडेबिलिटी में पानी का कितना फर्क पड़ेगा ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। 50% निर्भरता पर अगर बन जाता प्रोजेक्ट तो उससे जितना पानी राजस्थान को मिलता, उससे राजस्थान के पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जो आने वाले 30-40 वर्षों के पानी की मांग को हिसाब से अगर देखें तो 1700 मिलियन क्यूबिक मीटर वो पूरी होती है। उसके बाद में जो इन 13 में जिलों में से 9 जिले जिनमें छोटे छोटे बांध और टैंक्स ऐसे बने हुए जिनसे सिंचाई की व्यवस्था है, जिसमें सवाई माधोपुर जिले के भी 3 बांध, उन सब बांधों में पानी की कमी होने के कारण से सिंचाई पूरी नहीं हो पाती, उनको हम भर सकेंगे ताकि 2 लाख हेक्टेयर जमीन, 2 लाख एकड़ जमीन को सस्टेनेबल इरिगेशन मिल सके। और उसके अतिरिक्त 2 लाख हेक्टेयर मतलब 5 लाख एकड़ जमीन नया सिंचाई का रकबा सृजित हो सकता। लेकिन क्योंकि पानी उपलब्ध नहीं था, मध्य प्रदेश राज्य नहीं था, इसलिए वो नहीं बन सकता था। तो 1750 एमसीएम पे हम 75% डिपेंडेबिलिटी पर बना सकते थे। और उससे क्या होगा, पीने का पानी की गारंटी अगले 40 साल के 13 जिलों की, प्लस जो 2 लाख एकड़ का हमको एग्जिस्टिंग 2 लाख एकड़ का एग्जिस्टिंग स्टेबलाइजेशन करना था वो पूरा हो सकता था, नया रकबा सृजित नहीं हो सकता। हमने आग्रह किया गहलोत साहब की सरकार से, मैंने 9 बार अपने ऑफिस में मीटिंग अरेंज की और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि 9 के 9 बार राजस्थान सरकार का मंत्री, पहले माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जो है चार्ज रखते थे या उनके द्वारा नामित कोई मंत्री कभी किसी मीटिंग में एक बार, और उसके बाद एक बार भी मीटिंग में नहीं आने के बाद में मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया, ये विषय फंस रहा है, रोज रोज वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं, मुझे क्या करना है मार्गदर्शन करें। उन्होंने कहा तुम जयपुर में जाकर के मीटिंग करो, उनकी कन्वीनियंस ले। मैंने मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके व्यक्तिगत रूप से वहां निवेदन करवाया कि आप अपनी कन्वीनियंट डेट दे दें हमको, आपकी कन्वीनियंट डेट के हिसाब से हम बैठक जयपुर में रखना चाहते हैं। 18 अप्रैल 2022 की तिथि उन्होंने तय। हम 18 अप्रैल 2022 को अपने सारे अधिकारियों को लेकर के अधिकारियों सहित जयपुर पहुंचे 17 तारीख की शाम। 18 सुबह 9 बजे मीटिंग की और 17 तारीख की रात को 9 बजे एक ईमेल मेरे ऑफिस को पहुंचता है, एक अधिकारी के द्वारा लिखा गया, इतनी भी कर्टसी नहीं थी कि भारत सरकार के मंत्री वहां हैं, आपके द्वारा तय तिथि पर आए हैं, मुख्यमंत्री बड़े आदमी हैं वो नहीं बात कर सकते, तो कम से कम मंत्री फोन करके कहता कि इतनी इमरजेंसी आ गई हम नहीं आ पाएंगे। और उन्होंने इसके बजाय उन्होंने एक अधिकारी से पत्र लिखा करके मुख्यमंत्री और मंत्री दोनों व्यस्त होने के नाते नहीं आ सकेंगे ये सूचना भेज दी। मैंने आग्रह से कहलवाया कि आप चीफ सेक्रेटरी को भेज दीजिए, हमारे सारे सचिव लेवल के अधिकारी आए, चीफ सेक्रेटरी को भी नहीं भेजा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और उनके साथ में अधिकारी आए जो पहले 9 मीटिंग में आ चुके थे, वो सब अधिकारी थे। और 9-10 के 10 मीटिंग में अधिकारियों ने कि राजस्थान के पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, इसको तुरंत एक्सेप्ट करना चाहिए, इसकी सहमति दी। लेकिन सबकी मजबूरी थी कि सब पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब तक डिसाइड नहीं करेगी हम कुछ नहीं करते। और उसके बाद राजनीति का दौर प्रारंभ हुआ, अलग अलग जगह जाकर के स्टेटमेंट दिए गए, 25 सांसद कुछ नहीं कर रहे हैं, मंत्री नाकारा हो गया, मंत्री निकम्मा हो गया, मंत्री असमर्थ हो गया, पता नहीं किस किस तरह के आभूषण मुझे दिए गए। और उसके बाद राजस्थान की सरकार ने पाप किया, और मैं डेलिबरेटली शब्द यूज कर रहा हूं पाप, जो मैं आपके सामने अभी सिद्ध भी करूंगा। वो ये था कि उन्होंने ईआरसीपी के आड़ में एक नई परियोजना बनाने का काम शुरू किया, क्योंकि परियोजना को डिजाइन करने के लिए भारत सरकार के वेबकॉस के अलावा कोई और इतनी इफेक्टिव एजेंसी नहीं थी, ट्रस्टेड एजेंसी नहीं है। उन्होंने हम ही को ये काम दिया कि आप हमारी इस नई योजना को जो हमने कंसीव की, क्योंकि वो प्रोफेशनल एजेंसी है, फीस लेकर के काम करती है, उनको काम दिया। और वो है
नवनेरा बांध से ईसरता से गालवा से बीसलपुर एक लिंक बना है, जो बीसलपुर के 4 जो कंपोनेंट है उसमें से एक है, जो ईआरसीपी के 4 कंपोनेंट में से एक। हमने उसका एस्टिमेशन किया, हाइड्रोलॉजिकल एस्टिमेशन किया, कॉस्ट एस्टिमेशन किया, उससे राजस्थान को मैक्सिमम, और वो 75% डिपेंडेबिलिटी पे बनाने हैं, वो 50 पे नहीं बनाए, क्योंकि उनको पता है कि 75% डिपेंडेबिलिटी से कम पे बनाने नहीं है। 75% डिपेंडेबिलिटी पर उस प्रोजेक्ट से केवल राजस्थान को 521 एमसीएम पानी मिलेगा और खर्च होगा 15,000 करोड़, जो एस्टिमेट हुआ है उससे ज्यादा ही होगा, 16-17,000 18,000 करोड़। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, उस 521 एमसीएम पानी से क्या होगा? पहले ये आपको चर्चा करूं कि जयपुर को, जिसकी डिमांड 390 एमसीएम पानी की जयपुर शहर की, 110 एमसीएम अजमेर शहर की और 45 एमसीएम टोंक शहर, इन तीन के मिलाकर के 540 एमसीएम डिमांड होती है सिर्फ उसके लिए, उस पानी को ईयर मार्क करें। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि, और आपके माध्यम से भी पूछना चाहता हूं कि राजस्थान को 75% डिपेंडेबिलिटी पर एग्जिस्टिंग ईआरसीपी में 1750 एमसीएम पानी मिलता है, और भारत सरकार के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसमें राष्ट्रीय परियोजनाओं का सिस्टम को जो है उसके अंदर ही सब्ज्यूम कर लिया गया, उस पर बनाने में राजस्थान को 60% ग्रांट मिलती। अगर 75% डिपेंडेबिलिटी पर बना के प्रोजेक्ट को सबमिट किया हुआ उसको सिर्फ एक्सेप्ट कर ले तो 40,000 करोड़ की परियोजना में 60% भारत सरकार देती है, राजस्थान को मात्र 15-16,000 करोड़ खर्च करे, 1750 एमसीएम पानी मिलता है, 10-13 जिलों को पीने का पानी मिलता है, 2 लाख एकड़ की सिंचाई की भी सस्टेनेबिलिटी आती है। वो करने के बजाय 15-16,000 करोड़ खर्च करके 521 एमसीएम की योजना बना करके 3 शहरों को पानी दे रहे हैं, ये इन 10 जिलों के नागरिकों के विरुद्ध पाप है। और उससे आगे बढ़ जाए, उसमें भी राजनीति की गई, नाम ईआरसीपी है, बन कुछ और है, और वो जो बनाने की चेष्टा हो रही है उसमें भी उसका टेक्निकल अप्रेजल अभी तक नहीं हुआ। उसका टेक्निकल अप्रेजल होने के बाद में कोई भी प्रक्रिया जो बांध बनाने की है, पहले टेक्निकली अप्रेजल होता है कि तकनीकी रूप से प्रोजेक्ट सही है कि नहीं, उसके बाद में उसका इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस होती है कि लागत और उसका जो लाभ होगा उन दोनों, कॉस्ट और बेनिफिट का रेशियो ठीक है कि नहीं, उसका भी अप्रेजल नहीं हुआ अभी तक, अप्रूवल नहीं हुई। उसके बाद में एनवायरमेंट क्लियरेंस आती है। आप छोटी सी खान भी अगर यहाँ खोदते हैं, शुरू करते हैं तो एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ती है, इतना बड़ा बांध बन रहा है सबके लिए मैंडेटरी, वो भी एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं। कोई आदमी अगर बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के यहाँ अगर खान चलाना शुरू करेगा उसको जेल भेज देंगे, सरकार इलीगल काम कर रही है। और चौथी वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस लेनी होती है, और 5वीं ट्राइबल एरिया क्लियरेंस लेनी होती है, 5 नहीं। और इलीगली प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया, मध्य प्रदेश ने नोटिस दिया और सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर कर दिया, जिस पर किसी भी समय स्टे हो सकता। अब 15,000 करोड़ की इस परियोजना के लिए पैसा कहां से आएगा? तो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, कॉर्पोरेशन बनाएंगे, इरिगेशन की सारी प्रॉपर्टी बेचेंगे और प्रॉपर्टी बेच करके पैसा इकट्ठा करके ये प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कभी बनने वाला नहीं। प्रॉपर्टीज बिकेंगी, ये बांध बनाने के बजाय प्रॉपर्टी बेच करके अपनी जेबें भरने का षड्यंत्र मानते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि बिना क्लियरेंस के प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। प्रॉपर्टीज बेचेंगे, उसका पैसा भ्रष्टाचार से अपनी जेब में डालेंगे और इस प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो जाएगा, उस दिन इसको बाय बाय कहते हैं। मैंने जाकर प्रधानमंत्री जी से फिर आग्रह किया कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा देखो कभी अवरोध के सामने रुकना नहीं, नया सोचो क्या करो। और मित्रों, मैं यहां से एक नया विषय आपके सामने रखता हूं। हमने देश भर के हाइड्रोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट को बुलाया, मध्य प्रदेश शासन के अधिकारियों को बुलाया, राजस्थान सरकार के अधिकारियों को बुलाया, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के लोगों को बुलाया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की, IIT, सबको साथ में बैठा करके 1 महीने तक मंथन किया और हमने पुरानी पीकेसी, एग्जिस्टिंग ईआरसी, जो ईआरसीपी, इन दोनों को जोड़ करके एक नई नदी जोड़ने की परियोजना बनाई। उस नई नदी जोड़ने की परियोजना में राजस्थान को 2,461 एमसीएम पानी मिले, लगभग 2,500 एमसीएम। ये तो गारंटीड वाटर है, बाढ़ आएगी तो उससे एक्स्ट्रा पानी भी राजस्थान ले सकता है, क्योंकि वो तो किसी के काम का नहीं होता, जितना चाहे पानी आप कैरी कर सकते हैं क्योंकि 6 नाल आपके पास है। मध्य प्रदेश को भी लगभग 1,000 एमसीएम पानी मिलता है, 2/3 पानी राजस्थान को मिलता है, 1/3 पानी मध्य प्रदेश को मिलता है। दोनों प्रदेशों के बीच की योजना है। उस योजना पे सैद्धांतिक सहमति अधिकारियों के स्तर पर करवाई
उसकी पीएफआर बनाई, उसको पीएफआर कंप्लीट करके हमने डीपीआर बनाने के लिए दोनों राज्यों से कि आप एमओयू करें, उस पर हम काम करना चाहते हैं, इस स्टेटस पे लेके आया। उसके लिए कि ये नदी जोड़ने की परियोजना बने, उसके लिए जो एपेक्स कमेटी होती है, जो कमेटी 2004 से काम कर रही है, उस एपेक्स कमेटी से इसको नदी जोड़ने की परियोजनाओं में सम्मिलित कराया। पहले 31 थी, राजस्थान की ड्रॉप हो गई थी, 30 रह गई थी, वापस 31 करवाई। और सुप्रीम कोर्ट ने जो एक कमेटी बनाई हुई है नदी जोड़ने की परियोजनाओं पे, जिसका चेयरमैन मंत्री होता है, उसमें जोड़ करके उसको प्रायोरिटी लिंक में जो है वो सम्मिलित कराया, जो देश के पहले 5 प्रोजेक्ट जो करेंगे। पहला केन और बेतवा का प्रोजेक्ट आपको जानकारी है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच में शुरू हो गया, और दूसरा अब बचे हुए शेष 5 में प्राथमिकता के 1 नंबर पर इस प्रोजेक्ट को हमने असाइन करवा दिया। राजस्थान सरकार से हमने आग्रह किया कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 40,000 करोड़ होगी, राजस्थान को 2,500 एमसीएम पानी मिलेगा कम से कम, और इसकी लागत 40,000 करोड़ में से, क्योंकि ये नदी जोड़ने की परियोजना है, तो 90% पानी जो है वो 90% धनराशि उसकी भारत सरकार देगी। राजस्थान सरकार को और मध्य प्रदेश सरकार को मिलकर 4,000 करोड़ खर्च करना है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 2,400 करोड़ हो, और उस 2,400 करोड़ में से भी राजस्थान 1,700 करोड़ ऑलरेडी खर्च कर चुका है नवनिर्माण प्लान। सिर्फ 700 करोड़ रुपए खर्च करके इन 13 जिलों को पीने के पानी की गारंटी मिले अगले 40 साल तक। 13 जिलों को में 2 लाख एकड़ सिंचाई के जो पुराना रकबा है उसको स्टेबलाइजेशन हो सके, 5 लाख एकड़ नई जमीन सिंचाई के तहत आ सके। इस सब की गारंटी जो है वो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मिलती है। और सरकार को खर्च कितना करना? 700 करोड़, वो भी अगले 10 साल। उसको करने के बजाय, उसको स्वीकृति देने के बजाय 15,000 करोड़ रुपए खर्च करके और 520 एमसीएम पानी, 5वां हिस्सा 20% पानी लाने का षड्यंत्र राजस्थान सरकार कर रही है। और मेरा प्रश्न आप सबके से ये है, आप लोग सवाई माधोपुर के पत्रकार हैं, मेरा प्रश्न आपसे है कि आपका कांग्रेस के नेताओं से ये प्रश्न तो होना बनता ही है, लोकतंत्र के प्रहरी होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, और इस सवाई माधोपुर की जनता के कस्टोडियन होने के नाते, उनके हितों का ये प्रश्न आपका बनता है कि आप कांग्रेस के नेताओं से ये प्रश्न करें कि ये जो परियोजना गहलोत सरकार ने कंसीव की, इसमें एक बूंद भी पानी सवाई माधोपुर को मिलेगा? एक बूंद भी पानी का प्रावधान नहीं। जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में 1.25 लाख हेक्टेयर रकबा, 1.25 लाख हेक्टेयर का अभिप्रेत होता है मल्टीप्लाइड बाई 6, 7.5 लाख बीघा जमीन सवाई माधोपुर की सिंचित होने वाली, उसके बजाय एक बूंद भी पानी सवाई माधोपुर में नहीं मिलेगा। ये पाप है कि नहीं? मैं ये विषय रख करके आपके सामने अपनी बात समाप्त करता हूं इस विषय पर। और इससे आगे पेयजल पर जिस तरह से हमने काम किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, हालांकि राजस्थान को सबसे ज्यादा पैसा देने के बाद में भी सबसे पुअर परफॉर्मर्स में से राजस्थान एक है, और मैंने सवाई माधोपुर के लिए 4,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजना चंबल से पानी ला करके जहां पीने का पानी सुनिश्चित करने की स्वीकृति की। धौलपुर करौली के लिए भी लगभग 5,000 करोड़ रुपए देकर के स्वीकृति, अलवर के लिए भी स्वीकृति, इन 10 जिलों के लिए ऑलरेडी सारी स्वीकृति पहले से दी जा चुकी है, और उसके साथ साथ में धौलपुर लिफ्ट पहले से बन चुकी है। ये जो सरप्लस पानी होगा, जो हमने क्वांटम ऑलरेडी चंबल से उठा लिया, ये सरप्लस पानी राजस्थान को मिलेगा, और वो पानी मैं अनुमान करता हूं लगभग 1,000 एमसीएम होगा। और जब 1,000 एमसीएम पानी एडिशनल आएगा तो 1,000 एमसीएम से 5 लाख एकड़ जमीन और सिंचाई होगी, तब पूरे पूर्वी राजस्थान में हरियाणा के जितना क्षेत्रफल है और 100% इरिगेशन हो सकता है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस विषय को, जितनी मेरी जिम्मेदारी है, जितने मेरे साथियों की जिम्मेदारी है, उतनी आपकी भी जिम्मेदारी है कि ये सत्य राजस्थान जो है इन ईस्टर्न राजस्थान के 10 जिलों के बीच में जाना चाहिए, और इस सत्य के भेजने की अपेक्षा आपसे करते हुए आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। कोई भी प्रश्न हो? वैसे तो मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा के बराबर बता दिया आपको, फिर भी क्या हुआ था कि भगवान कृष्ण ने 750 श्लोक सुनकर की गीता सुनाई थी। मैं उनसे तुलना नहीं कर, उदाहरण दे रहा हूँ। उन्होंने गीता अर्जुन को समझाई थी। अर्जुन निश्चित बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आई थी, तो भगवान को विराट रूप का दर्शन देना पड़ा। मुझे लगता है कि हमको भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को भी विराट रूप का दर्शन देना ही पड़ेगा, वैसे समझ में नहीं आएगा।
हवाले से सवाई माधोपुर में विशेष तौर से क्या मिला है? थोड़ा सा विस्तार मैंने जैसा कहा कि माननीय मोदी जी का संकल्प हर घर तक पीने का पानी पहुंचना चाहिए, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सवाई माधोपुर के दूर दराज के अंचलों में, क्योंकि जमीन का पानी अवेलेबल नहीं है, सरफेस वाटर भी अवेलेबल नहीं, हमने सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, इन सब जिलों के लिए चंबल से पानी उठा करके हम पेयजल की आपूर्ति कर सकें, इसके लिए सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन किए और 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की योजनाएं केवल सवाई माधोपुर जिले के लिए से। और कुछ सर, 4600 करोड़ के चंबल की जो परियोजना है उसका पानी लोगों को कब तक मिल जाए? देखिए, मुझे इस प्रश्न का जवाब देने में कुछ डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि जब मोदी जी ने उद्घोष किया था लाल किले के प्राचीर से कि हम 2024 तक हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएं, देश में 19 करोड़ 41 लाख घर है, और क्योंकि पानी जो है हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुरूप स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट, राज्य की सूची का विषय, इसलिए राज्य को ही डीपीआर बनाना है, राज्य को ही उसको टेंडर करना है, राज्य को उसको इम्प्लीमेंट करना है, राज्य को उसको एग्जीक्यूट करना है, ऑगमेंट करना है, ऑपरेट करना है, मेंटेन करना है। भारत सरकार का इसमें कहीं न तो कोई रोल होता है, न हम उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप भी कर सकते। हस्तक्षेप के हालात तो ये हैं कि इतने मैंने 34,000 करोड़ रुपए उनकी परियोजना का मेरी कॉन्स्टेंसी में उद्घाटन करते या शिलान्यास करते समय मुझे कर्टसी के रूप में भी सूचना नहीं दी जाती, जबकि ये मेरा सांसद होने के नाते अधिकार है। लेकिन मुझे लगता है कि इस सब विषयों से कोई लाभ नहीं है। हमने जब काम करना प्रारंभ किया, राज्यों से कंसल्टेशन करके पूरी योजना को बना करके हमने काम करना शुरू किया। मित्रों, जब ये प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया था तो देश में 16% घरों तक पीने का पानी पहुंचता था, और 19 करोड़ 41 लाख में से 3 करोड़ 23 लाख घर था। और उसके बाद आपको जानकारी है 2 साल तक कोविड का संकट रहा, लेकिन कोविड की आपदा के बावजूद भी जो 16% या 3 करोड़ 23 लाख आंकड़ा था, वो आज 67% या लगभग 13 करोड़ के आसपास में पहुंच गए। सब 10 करोड़ लगभग माताओं बहनों के सिर पे से मटका उतारने का जो है पुण्य हमने अर्जित किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अर्जित किया। मैंने राजस्थान को सबसे ज्यादा संसाधन दिए, क्योंकि राजस्थान को हक बनता था, इतना राजस्थान में पानी की कमी और दूर दराज क्षेत्रों से लोगों को पानी लाना होता। 34,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन करने के बाद में भी एक्सपेंडिचर 8,000 करोड़, और जिस गति से काम कर रहे हैं, अब मुझे डर लगता है कि 2024 तक मोदी जी के मिशन को फेल करने का षड्यंत्र करने की कोशिश कर। लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, और मैं तो दीवार पे लिखा हुआ पढ़ते हैं वैसा पढ़ सकता हूं कि सरकार बदल जाएगी, और सरकार बदल जाएगी तो हम पूरी ताकत लगा करके मिशन पीरियड में ये कंप्लीट हो सके, इसको पूरा करने के लिए काम। सर, ईआरसीपी को लेकर के गहलोत साहब द्वारा रोज नए सॉफ्टवेयर छोड़े जाते हैं और कई सारे बयान दिए जाते हैं, आपने भी डिटेल से सारी जानकारी दी। तो बीजेपी क्यों नहीं आम लोगों को समझा पा रही है, क्यों नहीं किसानों को समझा पा रही है? अभी फिर वो कह रहे हैं कि 26 को जैसे गृह मंत्री आएंगे, जैसे कल आपको काले झंडे दिखाए, तो गृह मंत्री जी को मैंने तो कल भी उनको मैंने सूचना, मुझे पहले भी इंटेलिजेंस से रिपोर्ट आई थी कि आपको काले झंडे दिखाएंगे। मैंने तो सूचना भिजवाई थी राकेश जी को कि आप काले झंडे बेशक दिखाइए, आपका अधिकार है, लेकिन साहस के साथ में आकर के एक बार बैठे। और मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूं अशोक गहलोत साहब को, उनमें खुद में हिम्मत और सामर्थ्य है तो खुद आ जाए और खुद डिबेट करें, और मुझे लगता है कि शायद नहीं कर पाएंगे। अपने सबसे काबिल मंत्री को भी साथ लें और अपने सबसे काबिल 2-3 सचिवों को भी साथ लेकर के आ जाए जयपुर में, जहां उनको उपयुक्त लगे, सवाई माधोपुर में, धौलपुर में, बारां में, दौसा में, अलवर में, भरतपुर में या जयपुर में। और जयपुर में भी अल्बर्ट हॉल के सामने, कि विधानसभा के सामने, कि सचिवालय के सामने, कि मुख्यमंत्री आवास के सामने एक मंच लगा लें। राजस्थान भर के सारे विषय विशेषज्ञों को बुला लें, राजस्थान भर के सारे पत्रकारों को बुला लें और लोगों को बुला लें, और उसके सामने मुझसे डिबेट कर लें कि राजस्थान के हित की बात मैं कर रहा हूं या राजस्थान का अहित करने का पाप और राजनीति का षड्यंत्र अशोक गहलोत कर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी इसी विस्तार के साथ में बात करने के लिए हमने कहा है। हमने जो है कल मैंने इन सबके सामने भी इस विषय को और ज्यादा विस्तार के साथ में रखा है, और इस विषय को लेकर के जन जागरण अभियान भारतीय जनता पार्टी छेड़ेगी, मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा और व्यक्ति से संपर्क करके हम सबको हकीकत बता करके इस सरकार को के षड्यंत्र को बेनकाब करके इस पाप से राजस्थान की इन पूर्वी राजस्थान की जो लगभग 2 करोड़ से ज्यादा जनता को इस पाप से बचाने के लिए काम करें। 26 तारीख को अमित शाह का कार्यक्रम रहने वाला है। देखिए, सहकार कोऑपरेशन ये माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय के करीब है और इसको प्राथमिकता के साथ में आगे बढ़ाना ये सरकार का संकल्प है। हम सब जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सहकार को अपने जीवन में बहुत महत्व दिया था और उन्होंने कोऑपरेटिव के आधार पर गांव विकास का मॉडल बने इसकी संकल्पना देश के सामने दी। भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी ने कोऑपरेटिव का अलग से मंत्रालय बनाया, पहली बार देश में। माननीय गृह मंत्री जी को उसकी जिम्मेदारी दी और उसके बाद में जो हमारी पैक्स कमेटीज होती है, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, उन पैक्स कमेटीज के स्ट्रेंथन करने के लिए सरकार ने काम किया। सबका कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन किया, सबका डिजिटाइजेशन किया, एक्ट में संशोधन करके और नई उसकी व्यवस्थाओं की परिकल्पना की ताकि वो और अधिक उत्तरदायी होकर के काम कर सके और अधिक ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम कर सके। उनके ऑडिटिंग के नए मैनुअल्स जो है कानून में संशोधन करके बनाए गए और उनको सशक्त करने के लिए सोशल कनेक्ट के सब्जेक्ट्स, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे खाद के वितरण का हो, चाहे पेस्टिसाइड के वितरण का हो, चाहे बीज के वितरण का हो या अन्य ऐसी सारी सरकारी सुविधाएं 47 लगभग, उन सब सुविधाओं की डिलीवरी टैक्स के माध्यम से हो ताकि सरकारों पर निर्भरता कम हो और गांव आत्मनिर्भर बन सके। इस संकल्पना के साथ में सरकार ने जो निर्णय किए वो निर्णय कोऑपरेटिव के सेक्टर में काम करने वाले हजारों लोगों की उपस्थिति में माननीय गृह मंत्री जी खुद स्वयं लोगों के बीच में साझा करेंगे। इसके निमित्त ये कार्यक्रम है। 2 सितंबर को परिवर्तन यात्रा का भी कार्यक्रम है, कुछ विशेष रहने वाला है। मुझे लगता है कि पर्यावरण यात्रा का अभी शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ है। परिवर्तन यात्रा का अभी शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ है। अभी 4 परिवर्तन यात्राएं होंगी मोटे मोटे तौर पर, ऐसा तय हुआ। चारों कोनों से होंगी, समापन जयपुर में होगा, लेकिन अभी उसका माइक्रो लेवल डिटेलिंग का काम चल रहा है और जब तक वो फाइनल होकर के अधिकृत रूप से पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति अनाउंस नहीं करते, मुझे उसके बारे में विस्तार से टिप्पणी करना अनुचित होगा। मैं इतना बता सकता हूं कि इन 4 परिवर्तन यात्राओं के माध्यम से राजस्थान के लोगों के मन में जो आक्रोश है इस सरकार के प्रति और जो जन भावना है उसको और प्रबल करके हम चुनाव में एक नया इतिहास बनाने के का जो है वो मार्ग इन 4 परिवर्तन यात्राओं के माध्यम से प्रशस्त। सर ये जो आप बोलते हो कि पक्ष विपक्ष के खातिर एक जनता ट्रस्ट रहती है, आप कोई जैसे सेंट्रल में प्रोजेक्ट रहता है, स्टेट इसकी बात नहीं मानती, तो जैसे ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी होती है सर, ऐसे कोई कमेटी नहीं बन सकती सर सेंट्रल से जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह या आपके जो मंत्री वगैरह हैं वो इस इश्यू को सोल्व कर सके और जनता आपस में। आप कौन से अखबार को प्रतिनिधित्व करते हैं? दैनिक नवज्योति एंड हिंदुस्तान। और आपका शुभ नाम क्या है? सर राजेश कुमार गोयल। राजेश जी, भारत के संविधान निर्माताओं ने जो है फेडरल स्ट्रक्चर की कल्पना है और फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसके अपने विधान है, उनके ब्रीच करके उससे आगे कोई नहीं बढ़ सकता, कोई कमेटी संविधान से ऊपर नहीं। दूसरा विषय, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने के साथ में एक नारा दिया था कोऑपरेटिव फेडरल, तब बाहें पसार करके कहा था कि हम सब टीम इंडिया की तरह। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों के लिए, कुछ प्रदेशों के लिए, जिनमें राजस्थान भी एक है, वहां देश का विकास की बजाय राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और अपने आकाओं को खुश रखना प्राथमिकता है। और जब इस तरह की प्राथमिकताएं के साथ में संकुचित सोच जब राज्य में बैठे नेताओं के तो निश्चित रूप से व्यवधान आता है। लेकिन लोकतंत्र में और हमारे संविधान ने उसके लिए व्यवस्था की है और उसके लिए जनता को अधिकार दिया है कि वो ऐसे लोगों को पनिश करे। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों को जो है उनके किए का प्रतिफल मिले, इसके लिए आप सबको भी सहयोग करना। सर 2018 में पूर्वी राजस्थान में
बीजेपी को काफ़ी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। और ये जो ERCP का मुद्दा है पूर्वी राजस्थान से जुड़ा हुआ है। आप पिछली बार जब सवाई माधोपुर आए थे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं से आपने आह्वान भी किया था कि ERCP का जो मुद्दा है उसको आम जनता तक पहुँचाएं, उसकी डिटेलिंग आम जनता तक पहुँचाएं। लेकिन धरातल पर जिस तरीके से ERCP के मुद्दे को लेकर बीजेपी को उठाना चाहिए था उस तरीके से पावरफुल तरीके से बीजेपी नहीं कर पाई है। अब परिवर्तन यात्रा आ रही है, तो क्या इस परिवर्तन यात्रा में बीजेपी का एक बड़ा मुद्दा रहेगा? निश्चित रूप से सारे स्थानीय मुद्दे रहेंगे, लेकिन मैं एक बात आपको पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सवाई माधोपुर की टीम ने जो मंच पे बैठे, मंच के सामने बैठे हैं, कई कार्यक्रमों में व्यस्त होंगे, सब लोगों ने धरातल पर पंचायतों के स्तर पर जाके इस पर बातचीत, इसको और अधिक पैनापन लाने के लिए हम इस पर काम करेंगे, जैसा मैंने आपको पहले नहीं बोला। और मैं आपको एक बात पूरे विश्वास के साथ में कह रहा हूं, क्योंकि हमने पाप नहीं किया। ये जो राजनीतिक हथियार खंजर इन्होंने पैदा किया है, ये खंजर इन्हीं के सीने में घुसने वाला है, इन्हीं को लेकर के डूबेगा, ये मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। चलिए साहब, बहुत धन्यवाद। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आपके पास है, कल काले झंडे दिखाए जाएंगे। बावजूद इसके सत्ता पार्टी का एक जो MLA है वो इतने सशक्त तरीके से अटैक की मुद्रा में ERCP के मुद्दे पर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार पार कर रही है, उसके बावजूद भी कांग्रेस का MLA के नेतृत्व में जो ये अटैक की मुद्रा के अंदर ERCP का मुद्दा जो विरोध किया जा रहा है, तो बीजेपी क्या हमेशा डिफेंस में रहेगी या बीजेपी भी इस मामले में फ्रंट फुट पे क्यों नहीं आ रही है? रावण की कथा, रामायण की कथा याद है? रावण के साथ में उनके जितने सिपह सलार थे, कुंभकर्ण, मेघनाथ और सहस्त्र और पता नहीं जितने राक्षस थे, मुझे ज्यादा राक्षसों के नाम याद नहीं रहते, वो सारे इकट्ठे होकर के सशक्त तरीके से कोशिश कर रहे, लेकिन अंततः विजय सत्य की होती है, राम के साथ में खड़े लोगों की होती है। ये जो रावण की मानसिकता वाले लोग ना, उनका अंत निश्चित है, ये आप मान कर लीजिए। एक ही व्यवहार करना चाहिए। आपने जो कहा जनता तक ये विषय नहीं पहुंचा, बेसिकली कांग्रेस के मुख्यमंत्री और योजना जो आपने किया है ना, उसका इसकी तुलना करें। जी सर। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित नदी जोड़ने की परियोजना, जिसमें पुरानी PKC पार्वती काली सिंध चंबल का इंटरलिंकेज और ERCP इन दोनों को समन्वित करके जो परियोजना बनाई गई, उससे राजस्थान को लगभग 2500 MCM गारंटीड वाटर मिलने वाला है। और क्योंकि उसकी लागत 40,000 करोड़ अनुमानित का 90% नदी जोड़ने का प्रकल्प होने के नाते भारत सरकार वहन करने वाली है, और दो राज्यों के बीच परियोजना के कार्य चलते हुए दोनों राज्यों के हिस्से में कुल मिलाकर के 4,000 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है, जिसमें से भी जो एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर है वो माइनस होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में मेरा प्रश्न आपके माध्यम से यह है कि 2,500 MCM पानी जो मिलने वाला है, जिससे सिंचाई भी होगी, जिससे पेयजल की सुरक्षा और गारंटी अगले 30-40 साल तक की इस पूरे 13 जिलों को मिलेगी। लाखों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की गारंटी मिलेगी। ये गारंटी कार्ड बांटने वाली सरकार मुझे ये बताए कि आप 15,000 करोड़ राज्य के खर्च करके और 500 MCM पानी ला करके केवल जयपुर, अजमेर और टोंक शहर को पानी दे करके इन 10 जिलों के किसानों के सूखे खेत और प्यासे कंठों के साथ में राजनीति क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनके सारे सिपह सालार और उनके सारे विधायक जो इस ERCP को लेकर के झंडा दिखाते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आप राजस्थान के हितों के ऊपर ये अंधेरा बादल क्यों छाना चाहते चलो अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।